welcome to all of you in your YouTube channel अशोका सिविल्स। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी की तीसरी क्लास जो प्रमुख है, जो विशेष होगी अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के तरीके क्या क्या होते हैं, लर्निंग कितने प्रकार की होती है, किन किन शिक्षाविदों ने इस पे क्या क्या अपने विचार दिए हैं और उन विचारों की क्या महत्ता है सीटेट के एग्जामों में, वहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं, यह सब जानेंगे। इसके पूर्व आप लोग हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, पीछे सारी वीडियोस पिछले क्लास की पड़ी हुई हैं, उसको देख के फिर आप इसको देखिए, जिससे आपको चीज़ें विषय वस्तु आसानी से समझ में आए। चलिए देखते हैं। अधिगम लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम जीवन पर्यंत क्या करते हैं, सीखते हैं, और यही क्या है, अधिगम। यह प्रक्रिया सीखना ही क्या कहलाएगी, अधिगम कहलाएगी। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो वही हमने बताया आपको। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। और मैंने कहा भी था, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यवहारों में परिवर्तन। यानी अधिगम क्या होता है कि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में क्या करता है, सीखता है और उसे क्या करता है, अपने व्यवहारों में परिवर्तन। यानी व्यवहारों में हो रहा परिवर्तन क्या कहलाता है, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाएगा, सीखना या अधिगम। अब अधिगम क्या होता है, अनुकूलन होता है। अनुकूलन की भी प्रक्रिया है और सार्वभौमिक भी है, यूनिवर्सल भी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि यह सारी चीजें हमने आप लोगों को बता दिया था और यह बताया था कि यह सीखने को लेके जितनी भी यह सीखने को लेके यह सारी प्रक्रियाएं हैं, जो भी 1 2 3 4 ये जो भी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक से हर बार प्रश्न बनते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं आप लोगों के लिए। सीखना व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। स्कूल में अधिगम प्रवेश में कौशल और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए, बिल्कुल सही है। कैसा स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए, कौशल और ज्ञान अर्जन पर फोकस देना चाहिए। मीनिंग लर्निंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, यह बता दिया था। इंकरेज करता है, अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है। कैसा हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो। अगर सेल्फ डायरेक्टेड होता है, स्वनिर्देशित हो रहा है, तो क्या होगा, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होगा। यह कंडीशन है। आप देखेंगे प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो। जब सीखने की बात हो, प्राथमिक कक्षा की बात हो, तो बच्चा सबसे ज्यादा कब सीखेगा, सबसे अधिगम अर्थपूर्ण कब होगा, जब लर्निंग बाय डूइंग करके सीख रहा हो। और अधिगम के लिए विद्यालय की सामाजिक अवसरों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और अधिगम मुख्य रूप से क्या है, एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी क्या हो, सक्रिय भागीदारी हो, या इस पे भी हम लोगों ने बात की थी। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या हो, विश्लेषण हो, समालोचनात्मक सोच हो, समस्या समाधान के लिए एनालिसिस हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं सब शामिल है। यह सब किसमें है, लर्निंग में शामिल है। इसके लिए हमने बात कर दी थी। अब बात आती है अधिगम वक्र की। क्या होता है कर्व्स ऑफ लर्निंग, किसने दिया, कर्व्स ऑफ लर्निंग किसने दिया, क्या होती है, इसके बारे में हम चीजें समझेंगे, जानेंगे। देखिए, जब अभी तक तो ये सब अधिगम के बारे में हमने पढ़ा। अधिगम की मात्रा की माप की जाए, सीखने की क्षमता कैपेबिलिटी की बात हो, तो ऐसी स्थिति में उसको दर्शाना, ग्राफ रूप से दर्शाना, ग्राफ रूप से निरूपित करना क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र कहलाएगा। यानी जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी ग्राफ के माध्यम, जैसे आरेख हो, ग्राफ हो, से क्या किया जाए, निरूपित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो वह क्या कहलाएगा, अधिगम वक्र कहलाएगा। इसमें अधिगम की क्या देख सकते हैं,
क्या क्या बात किया? मात्रा हो, प्रभाव हो, क्षमता हो, यानी अधिगम की न्यूनता, अधिगम की अधिकता और शून्य स्थिति को व्यक्त किया जाता है। यानी क्या क्या व्यक्त किया जाता है कि अधिगम किस, क्या क्षमता है अधिगम के, न्यून है, अधिक है या क्या है, शून्य है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पे आप देखते हैं अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के प्रमुख होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए आप, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र क्या करता है? इसमें सीखने की गति एक समान होती है। कह रहा है सरल रेखीय वक्र में, आप यहां देखिए, यहां पे बनाया गया है, ग्राफ के माध्यम से निरूपित किया गया, आप देखिए यहां पे। अब यहां पे देखिए, ये देखिए अभ्यास है और ये सीखने की गति को निरूपित कर रहा है और ये सरल रेखीय गति। तो कह रहा है कि इसमें सीखने की गति क्या होती है? एक समान होती है। क्या होगी? एक समान होगी। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखिए उत्तरोत्तर वक्र क्या होता है? देखिए आप लोग, इसमें सीखने की गति शुरू में क्या होगी? तेज होगी। सीखने की गति जो होगी वो शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और ऐसे को क्या कहेंगे? उत्तरोत्तर वक्र। उत्तरोत्तर वक्र। देखिए क्या कह रहा है कि शुरू में इसमें जो सीखने की गति होगी वो क्या होगी? बहुत तेज होगी। लेकिन एक बिंदु पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए सीखने की गति है, यहां पे मान लीजिए पॉइंट पॉइंट कर लीजिए, 1 2 जो भी हो, आप देखेंगे एक बार तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन एक बिंदु से देखिए या जाने के बाद क्या हो रहा है? देखिए नीचे की तरफ चलने शुरू हो जा रहा है। उच्चतम बिंदु के पहुंचने के बाद सीखने की गति क्या हो जाती है? धीमी होना शुरू हो जाती है। और इसको क्या कहेंगे? और सरल रेखीय गति में क्या होता है? एक समान होती है। अभी आपको पीछे बताया था। अब क्या है? नतोदर अधिक्रम वक्र क्या है? इसमें आप देखिए सीखने की गति शुरू में क्या होगी? देखिए आप, क्या है? बहुत धीमी चल रही है। यहां पे देखिए क्या चल रही है? बहुत धीमी चल रही है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है और उच्चतम बिंदु की ओर बढ़ने लगती है। देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? अब क्या कह रहा है कि यहां पे सीखने की गति पहले क्या होगी? धीमी होगी, लेकिन फिर धीरे 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 क्या होगी? अपने उच्चतम आयाम को प्राप्त करती है। चौथा क्या है? मिश्रित होती है। इसमें क्या होगा? इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र वक्रों का उत्तरोत्तर, ठीक है, यह मिला जुला रूप है, मिश्रित है, जहां पे आपको उच्च भी दिखेगा, हो सकता है कि पहले बढ़ रहा हो, फिर घट जा रहा हो, फिर बढ़ जाए, फिर घट जाए, कोई जरूरी नहीं है। शुरू में भी सीखने की गति बढ़ घट सकती है और अंत में भी इसकी गति बढ़ या घट सकती है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। यहां से प्रश्न बनते हैं कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 4 प्रकार की। अधिगम वक्र की आवश्यकता क्यों होती है? जब इसको क्या करते हैं, उनके प्रभाव, उनकी गति, क्षमता आदि को मापने के लिए क्या करते हैं? वक्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अधिगम पठार से प्रश्न लगभग बनना तय। अधिगम वक्र क्या होता है? इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति क्या होती है? 0 होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल समझ लीजिए कि लर्निंग जो ये अधिगम पठार होता है, ऐसी स्थिति में क्या होती है? सीखने की गति क्या होती है? रुक जाती है, न तो बढ़ती है, देखिए, और अधिगम की गति क्या हो जाती है? 0। जो लर्निंग की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं सीख पा रहा है, अधिगम पठार हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है? स्कूल ड्रॉप कर देता है। आप देखेंगे, इसके बारे में प्रश्न बनेंगे, वहां से हम आपको समझाएंगे अधिगम पठार क्या स्थिति होती है। जैसे आप देखेंगे कि अधिगम पठार में बच्चा क्या कर देता है? क्लास ड्रॉप कर देता है। अब आते हैं शिक्षण के स्तर की बात करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होती है? इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। शिक्षण, यहाँ पे शिक्षण क्या है? स्मृति स्तर पर 3 स्तरों में बांटा गया है। स्मृति स्तर पर, जिसे हेबर्ट ने दिया है। स्मृति स्तर पर क्या होता है? इस स्तर में बच्चे को रटने पर बल दिया जाता है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर, बिल्कुल
जो पहला स्तर स्मृति, मैंने आप लोगों के क्लास में बताया भी था कि केवल स्मृतियों को संजो लेना या दिमागों में या तथ्यों को मस्तिष्कों में संजो लेना या ठूस लेना शिक्षा का अभिप्राय नहीं है, शिक्षा का पर्याय नहीं। तो यानी यह कह रहा है कि स्मृति स्तर का जो शिक्षण हो, टीचिंग मेथड कैसा हो, स्मृति स्तर बेस्ड होना चाहिए, मेमोरी लेवल्स का होना चाहिए, नहीं। और यह सबसे खराब यानी सबसे निचले स्तर का अधिगम प्रक्रिया है। समझ गया? कह रहा है कि रटने पे बल नहीं देना है, ना क्या करना है, रटने पे बल नहीं देना है। इसलिए सबसे किसने दिया था तब? हेबर्ट ने दिया था। ठीक है, इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यह छोटी कक्षाओं के, अच्छा आप देखेंगे तो ये छोटी कक्षाओं में है ना कि चलो पढ़ा पढ़ो तो बच्चा टेबल सुनाने लगता है, उसको बोध नहीं कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4 या 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4। क्या हो रहा है, क्यों ये 2 2 जा 4 हो रहा है, बच्चे को नहीं पता। बट छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। बट महोदय ने कहा कि स्मृति स्तर का लेवल का होना चाहिए मेमोराइजेशन, तो जो कि क्या है, गलत। ठीक है, इसको प्रमुख रूप से आप कहां देखते हैं, छोटी कक्षाओं में देखा जाता है। ठीक है, और यह स्तर का केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है, जबकि चिंतन नहीं। आगे देखते हैं, समझ बोझ स्तर क्या होता है, क्या यह अच्छा? अंडरस्टैंडिंग लेवल, बिल्कुल नाम से ही है कि अगर समझ है, समझ के हो, अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत बढ़िया। क्या होता है, यह मोरिसन ने दिया, यह बिल्कुल जानते रहिएगा। 3 स्तर हमने बांटा, कितने स्तर में हमने बांटा? 3 स्तर है। शिक्षण प्रक्रिया के कितने स्तर हैं? 3। शिक्षण स्तर के 3 प्रक्रिया आपने बांटा। पहला किसने दिया था? हबर्ट ने दिया था, जिसको आप लोग जान गए, जो क्या है, सबसे निचले स्तर का है, जो सबसे निचले स्तर का अधिगम है, यह भी आप लोगों ने जाना। दूसरा है समझ या बोझ स्तर, जो बात की गई अंडरस्टैंडिंग, इसको किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है। यह स्तर स्मृति से कुछ ऊंचा होता है, कुछ ऊंचा है। देखिए, यह कुछ उससे अधिक है। क्या अधिक है? इसमें रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या जो नियम या सिद्धांत बजाए जाते हैं वह इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उसका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। और ऐसी जब भी बात हो तो ऐसी शिक्षा क्या होगी, ऐसे शिक्षण का जो मेथड होगा, जो टेक्निक है, वो क्या है, वो सही है। ठीक है, लेकिन यह क्या पूर्ण रूप से नहीं। देखिए, यह अभी भी समझ बोझ स्तर के अंडरस्टैंडिंग लेवल्स की बात कर रहा है, जिसको मोरिसन महोदय ने दी। और यह किससे अच्छा है? जो हेबर्ट महोदय ने दी थी स्मृति, उससे अच्छा है। इसमें क्या है, समझ बोध स्तर में क्या है कि बच्चा जिन सिद्धांतों को सीखता है उसका व्यवहारिक रूप से भी क्या कर लेता है, प्रयोग कर लेता है। और किसने दिया है? मोरिसन। अब तीसरा देखते हैं, चिंतन स्तर, जो प्रमुख है। यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर, जो सबसे बेस्ट तकनीक मानी जाती है कि जो शिक्षण होना चाहिए, जो एक शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए जिस तकनीक की, जिस मेथड का, वो सबसे बेहतर कौन सा है? चिंतन स्तर का। चिंतन स्तर में क्या होता है? इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और डिस्कस, मतलब ये है, समझिए पूरा निचोड़, कि ऐसी शिक्षण विधि जिसमें बच्चे को जो सिद्धांत दिया जाए उस पे बच्चा अपनी सोच समझ को डेवलप करे कि यह सही है गलत है, खुद ही निष्कर्ष निकाले अपने बोध के स्तर पे, चिंतन के स्तर पे। तो यह सबसे अच्छा जो शिक्षण अधिगम होगा, यह सबसे ऊंचा होता और यही सबसे अच्छा होना चाहिए और यही होना चाहिए, यही तकनीक फॉलो करनी चाहिए। आगे आते हैं, जो यह भी बहुत देखिए प्रमुख है, यह प्रमुख क्या, बहुत प्रमुख है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलन महोदय ने दिया है। आप देखेंगे तो एलन महोदय ने, अब एलन महोदय ने कहा कि माइक्रो टीचिंग जो है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप में कार्य करती हैं। उसे सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया है। आप देखेंगे क्या होता है कि क्लास में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए, छोटे छोटे, समझिए छोटा सा प्रारूप है, देखेंगे आप, जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। कह रहा है
किस माइक्रो टीचिंग वेव से हम तरीके से क्या करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक कैपेबल बना दिया जाए बच्चे को, ठीक है, अधिक प्रभावशाली बना दिया जाए। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे कौन कौन से हैं? श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह का कौशल। यह बहुत महत्वपूर्ण है, एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। माइक्रो टीचिंग की सर्किल क्या होती है, साइकिल क्या होती है, उसको हम जानते हैं। आइए देखिए क्या दिया पहले पे, प्लानिंग। सबसे पहले क्या होना चाहिए? योजना। आपके पास एक पाठ्य योजना होनी चाहिए। जो बीएड बीटीसी कर रहे होंगे, जब वो जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो उन्हें ये पढ़ाया जाएगा कि प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के बाद आपके पास कुछ प्लान तो होना चाहिए पढ़ाने से पहले। फिर आप क्या करेंगे? टीचिंग। फिर क्या करेंगे? फीडबैक लेंगे। फीडबैक के बाद फिर रीप्लान करेंगे आप, कि फीडबैक से आपको पता चलेगा कि क्या कमियां कहां रह गई। सुनिए, पहले क्या करना है? एक योजना बनाएंगे, उस योजना के आधार पर आप टीचिंग करेंगे, फिर उसका फीडबैक मिलेगा, जिसके आधार पर आप फिर रीप्लान करेंगे और फिर रीटीचिंग करेंगे, और फिर क्या मिलेगा आपको? रीफीडबैक। समझ गए? ये होनी चाहिए एक माइक्रो टीचिंग साइकिल। ये है पूरी आपकी माइक्रो टीचिंग साइकिल। अब सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या प्रक्रिया है। देखिए, पाठ्य योजना निर्माण। पहले टीचर को क्या करना चाहिए? पाठ्य योजना का निर्माण करेगा टीचर जो पढ़ाने जाएगा। दूसरा, कक्षा शिक्षण क्या है? पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षक जब वो शिक्षण करवाने के 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। कितना मिनट दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, समझिए। दूसरा क्या करेगा? वो जब पाठ्य योजना बना लेगा, क्लास में आएगा, आकर पढ़ाएगा, और इसके करवाने के लिए उसके पास कितना रिजर्व मिनट होता है? 6 मिनट का केवल रिजर्व समय होता है। फिर वो क्या करेगा? प्रतिपुष्टि लेगा, यानी फीडबैक देने के लिए भी कितने मिनट के होते हैं? 6 मिनट। पुनः पाठ्य योजना बनाने के लिए 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, यानी कुल कितने हुए? 36 मिनट। पूरी प्रक्रिया आप देखेंगे तो 36 मिनट। क्या क्या करना है फिर से बांट लीजिए। पहले क्या करेगा? पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, फिर वो टीचिंग करेगा, 6 मिनट बताया। फिर क्या करेगा? 6 मिनट के बाद फिर क्या लेगा? वो फीडबैक ले रहा है, 6 मिनट प्रतिपुष्टि की बात कर रहा है। फिर वह रीप्लान जब करेगा, पुनः पाठ्य योजना निर्माण करेगा तो 12 मिनट। फिर क्या करेगा? जब रीटीचिंग करेगा फिर 6 मिनट, और फिर फीडबैक लेगा 6 मिनट, यानी टोटल हाँ कितने हो गए? 36 मिनट। 36 मिनट की टोटल आपकी सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होती है, संपन्न होगी। अब यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जान लीजिए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है? जब कोई सीखा हुआ कौशल दूसरे के सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे देखिए दिया है, ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी जब आप कोई एक कौशल सीखे हैं, वह कौशल दूसरे कौशल को क्या करे? प्रभावित करे, तो क्या कहलाया जाएगा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। क्या कहलाएगा? अधिगम का स्थानांतरण। जैसे जब आप ट्रक ड्राइव कर रहे हो, ट्रक ड्राइव किए हो और आपको कार चलानी हो, जब आप कार ड्राइव करते हैं तो क्या करता है? उसको प्रभावित करेगा कि नहीं? बिल्कुल 100% उसको प्रभावित करेगा। और यही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब स्थानांतरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं आप देखेंगे, तो आइए देखते हैं। धनात्मक स्थानांतरण भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब धनात्मक किस सेंस में होता है? धनात्मक स्थानांतरण यानी पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण, नई बातों को जैसे धनात्मक क्या होगा? धनात्मक स्थानांतरण मतलब जो आप पूर्व में सीखे, जो आपका पूर्व का कौशल है, यदि वो दूसरे कौशल को प्रभावित करे, लेकिन कैसा प्रभावित करे? सकारात्मक, यानी उसको सीखने में हमको मदद करे, तो वह क्या कहलाएगा? धनात्मक। धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। समझ गए आप बात को? यानी पूर्व में सीखा गया जो आपका ज्ञान होगा वो क्या करे? प्रभावित करे। कैसा प्रभाव डाले? सकारात्मक प्रभाव डाले आपके दूसरे कौशल पे, जो दूसरा कौशल आप सीख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? ऐसा
स्थानांतरण क्या कहलाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। आइए सेकंड देखते हैं। अब देखिए दिया है आपको कि किसी को कार्य करने, वही बात, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात, जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने का कारण क्या कहलाएगा? धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। वही बात जो मैंने आपको बताई कि आपको हिंदी भाषा आती है, अगर वह आपको मदद कर रही है संस्कृत भाषा के सीखने में, या आप ट्रक ड्राइव करते हैं और पहली बार कार ड्राइव कर रहे हैं, यदि वह उसमें मदद कर रही है तो वह कैसा स्थानांतरण होगा? अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होगा। दूसरा ऋणात्मक क्या है? जब किसी को किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता, अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक हो, तब इसे सिखाने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे क्या मेरे कहने का मतलब है, ये समझिए कि पहले से आप किसी कार्य को करने में दक्ष हैं, योग्य हैं, और आप जब दूसरा काम कर रहे हैं तो उसको ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। जैसे आपको दिल की बीमारी होने के पूर्व, आइए आप बहुत तेज वॉक करते हैं, बहुत तेज टहलते हैं, बहुत तेज चलते हैं, और ये आपकी आदत है, आपकी आदत में शुमार है, ये आपका पूर्व का कौशल हो गया जो आपने अर्जित किया है। अब डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको दिल की बीमारी हो जाने के बाद धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे टहलना है, परंतु आप पूर्व के जो कौशल सीखे हैं वो नए कौशल को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, फिर भी आप तेज चल रहे हैं, आप चलते चल रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सकारात्मक कहलाएगा, सॉरी ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा अधिगम का। यह अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? ऋणात्मक। ठीक है, समझ गए? आइए अब तीसरा जो है शून्य स्थानांतरण। और ऐसी स्थिति में क्या हो? शून्य स्थानांतरण के नाम से यह स्पष्ट है कि जो अधिगम हो, आपने जो अधिगम किया हो, यानी सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक हो और ना ही बाधक हो। जैसे जो पूर्व में आपने सीखा है वो ना तो आपके नए कौशल को सीखने में या नए अधिगम में ना तो मदद कर रहा है और ना विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो यह कैसा स्थानांतरण है अधिगम का? शून्य। ना मदद कर रहा है ना बाधक है, समझिए, तो क्या कहलाएगा? शून्य स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप हॉकी खेलना सीख रहे हैं, उसमें पूर्व का अधिगम आपके नए अधिगम में बिल्कुल कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है, जबकि एक उदाहरण दे रहा हूं, बल्कि मदद करेगा, क्योंकि आपको भी वहां पे स्पोर्ट्समैनशिप है और यहाँ पे भी आपको खेल की भावना बनाए रखना तो है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि नहीं होता, बाकी खेल अलग अलग है, गेम अलग अलग है, तो नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा? शून्य। चौथा क्षैतिज। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार लगभग समान स्थिति में किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कह रहा है कि पूर्व में जो आपने अधिगम के दौरान जो ज्ञान अर्जित किया है, फिर आप जो नया अधिगम कर रहे हैं उसके कौशल में बराबर का योगदान दे, ऐसा अधिगम क्षैतिज स्थानांतरण अधिगम कहलाएगा। कैसे? जैसे हमने मैथ में जोड़ घटाव की स्थिति सीखी ना, जैसे आप मैथ का प्रश्न करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, विज्ञान की समस्या के समाधान करते हैं और उन्हीं प्रक्रिया को अपनाएंगे, सहजता से उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया जाए तो वह क्या कहलाएगा? अधिगम क्षैतिज स्थानांतरण अधिगम। यानी जो अधिगम का स्थानांतरण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? धनात्मक,
ऋणात्मक, शून्य, क्षैतिज। क्या क्या अंतर है यह हमने आपको बता दिया। प्रश्न पूछेगा, कुछ ऐसी स्थिति देगी कि किसी कक्षा का विद्यार्थी अगली क्लास के मैथमेटिक्स की सवाल, विज्ञान के सवाल लगा रहा है या हल कर रहा है, समस्या का निदान कर रहा है, और वह अपने पूर्व ज्ञान से मैथ के ज्ञान को उस विज्ञान के ज्ञान से जोड़ रहा है, तो अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हो रहा है? तो कौन सा स्थानांतरण होगा? क्षैतिज स्थानांतरण। समझ रहे हैं ना? ये यही बात है। चलिए आइए देखते हैं। अब लर्निंग की बात हो गई, अधिगम में आपने सीखा, शिक्षण सीखा, टीचिंग सीखा। अब कुछ डिसेबिलिटीज भी हैं, कुछ अक्षमता भी हैं। वह अक्षमताएं क्या है, किनका सामना करना पड़ता है, अधिगम में कौन सी अक्षमताएं हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता। समझ गए? क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता। जब हम अधिगम करने में अक्षम हो, ठीक है, जो अक्षमता आती है वही क्या कहलाती है? अधिगम अक्षमता। आइए देखते हैं। अब देखिए, पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो रही है, लिखने से संबंधित कठिनाई, यहां से हर अधिगम अक्षमता से हम बता दें आपको कि अधिगम अक्षमता से हर बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कम से कम 2 आपको मिलेंगे। यह हिंदी के पेडागॉजी में भी मिलेंगे आपको, हिंदी शिक्षण शास्त्र में भी मिलेंगे, हिंदी के भी शिक्षण शास्त्र में मिलेंगे, भाषा में, और आपकी दूसरी भाषा जो भी हो, चाहे वो संस्कृत हो या इंग्लिश हो, उसके भी शिक्षण शास्त्र में इससे प्रश्न मिलेंगे 100% तय। यहां से 100% तय कि प्रश्न बनेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी से 100% तय है कि प्रश्न बनेंगे। आपके भाषा के पेपर में 100% बनेंगे। क्या अंतर होता है यह आपके बिल्कुल सामने है, ठीक है। कैलकुलेशन में, गणित की गणना में संबंधी, लिखने में, पढ़ने में, ये सारी अक्षमताएं हैं। भ्रम वाली स्थिति हो, बोलने संबंधित विकार हो, शारीरिक कौशल संबंधी विकास हो और तनाव संबंधी विकास हो, यह जितने भी संबंधित अक्षमताएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है, यह सारी अक्षमताएं क्या होती हैं? आपके बिल्कुल सामने। भ्रम में क्या है? मोर और मुर्गा या मुर्गी में बच्चा भ्रम नहीं कर, समझ नहीं पा रहा क्या हो, भ्रम की स्थिति हो तो क्या होगा? डिस्मॉर्फिया हो गया उसको। किससे जूझ रहा है वो? डिस्मॉर्फिया से जूझ रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से हर बार प्रश्न बनते हैं। लिखने में है डिस्ग्राफिया, उसको हो गई है। समझ रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये स्थिति होती है जिससे बच्चे को जूझना पड़ता है अधिगम में। आइए देखते हैं। अब इससे संबंधित कुछ सुझाव, इससे संबंधित कुछ कानून भी बनाए गए हैं। इससे निपटने के लिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं ताकि समाज में क्या है? समानता बनाई रखी जा सके, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो समानता की बात करता है। तो ऐसे लोगों को समाज में हे दृष्टि से न देखा जाए, इसलिए कुछ कानून भी बनाए गए इनकी मदद और इनकी संरक्षण हेतु। आइए देखते हैं ADHD क्या होता है। यहां से भी इसका फुल फॉर्म लगभग
2 से लगभग अब तक सीटेट ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसमें से 5 से 6 बार इससे प्रश्न बना, 5 से 6 बार इससे प्रश्न बना। क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? बच्चा क्या करता है कि बच्चा हाइपर हो जाता है, ध्यान केंद्रित एक वस्तु पे नहीं कर पाता है। या आत्म केंद्रीयता क्या होती है? बहुत ही आसान चीज है, दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। या दिव्यांगता सामाजिक संचार या सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनती है। ठीक है, क्या बनती है? कारण बनती। दूसरा क्या है? अब इसके लिए कानून कौन सा है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जान लीजिए। RPWD एक्ट 2016। क्या यह मौजूद नहीं था? RPWD एक्ट आप देखेंगे 95 में था, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख संशोधनों के साथ PWD एक्ट 2016 लाया गया। अब यह पूछता है कि RPWD एक्ट 2016 के स्थान पे कौन सा 2016 आया, वो किसका स्थान लिया? 1995 का स्थान लिया। यह क्या बताता है कि किन किन आधारों पे आप विकलांग हैं, आपकी दिव्यांगता के बारे में बात करता है कि वो कौन कौन से आधार हैं जो यह माना जाएगा कि आप विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, आप अक्षमता की श्रेणी में आते हैं। उसके लिए 7 प्रकार बताए गए। 95 में सब कितने बताए गए थे? 7। क्या होता है? फुल फॉर्म देख लीजिए। तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में क्या बताया गया है कि 7 प्रकार से आप देखेंगे तो जो आप देखेंगे RPWD एक्ट कब आया? 1995 में आया। आप देखेंगे 1995 में 7 आधार बताए गए विकलांगता के। कितने? कि कोई व्यक्ति विकलांग है कि नहीं है, इसके लिए उसके विकलांग के लिए 7 आधार बताए गए। इसको हटा के इसके स्थान पे क्या आया? RPWD एक्ट 2016 है, जिसमें इसको कितना कर दिया गया? 21 आधार बनाया गया डिसेबिलिटीज की। फिर से जान लीजिए, यह एक विभाग है। यह जान लीजिए कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इससे प्रश्न बनना तय। 21 प्रकार से कर दिए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह अधिकार किसके पास संरक्षित किए गए? केंद्र सरकार के पास, न कि राज्य सरकार को। यानी यह किस विषय की सूची है? किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का। किसका है? केंद्र सूची का, जहां पे वह तय करेगा कि विकलांगता के आधार और क्या हो सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। और इनके द्वारा सुझाई गई युक्तियां क्या थी प्रमुख? कि जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। समाज कैसा हो? जहां पे भेदभाव न हो और समान हो। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में क्या हो? सर्वे हो। बुक्स TLM आदि क्या हो? उपलब्ध कराया जाए। मैंने पहले ही आपको कह दिया था, बता दिया गया था। आइए हम अगली कक्षा में देखेंगे, कुछ शिक्षाविदों के साथ मिलेंगे और इनसे प्रमुख प्रश्न क्या है, जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए, जो भी आपका एग्जाम है आने वाला, बिहार में चल रहा है, आपकी टीचिंग के लिए है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सीखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।